वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोग संसद का वीडियो नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 है आज। अभी तक हम लोगों ने जाना है कि संसद क्या होती है, उसके हाउसेस क्या होते हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपसे इस बात की चर्चा की थी कि लोकसभा का एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ये हो गया लोकसभा का स्पीकर। हमने कहा था कि इसका कर्तव्य है लोकसभा को आगे लेके चलना, इसको चलाना कार्रवाइयों को। और एक होता है इसका उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उपाध्यक्ष, इसका काम क्या है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को क्या करना, पूरा करना। ठीक है। वर्तमान में ये पोस्ट आपका खाली है, इस पे कोई नहीं है। और इनका चयन कौन करता है? तो इनका चयन करते हैं लोकसभा के सदस्य। इनका चयन करते हैं लोकसभा के सदस्य। और इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल होता है लोकसभा के कार्यकाल तक। इनका कार्यकाल है लोकसभा के कार्यकाल तक, यानी कि जब तक लोकसभा का ऑफिस होगा तब तक इनका भी होगा। और उपाध्यक्ष जब चाहें त्यागपत्र भी अपना दे सकते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा अध्यक्ष को ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं या त्यागपत्र देते हैं। ठीक है बात। अब एक प्रश्न पूछता है कि वे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रश्न क्या आता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम पूछता है। तो आप उसमें क्या बताओगे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। उत्तर है अनंत सायनम आयंगर। अनंत सायनम आयंगर ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ओके, तो अध्यक्ष हो गया था, उपाध्यक्ष की बात थी। और एक और चीज, अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अपने पद से यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि दोनों ने पद का मिसयूज किया, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यदि दोनों ने अपने पद का अगर मिसयूज किया, तो इनको लोकसभा 14 दिन पूर्व सूचित करेगी। 14 दिन पूर्व इनको सूचित करेगी। वह अपने कुल सदस्यों के बहुमत से, अपने कुल सदस्यों के बहुमत से इन्हें बर्खास्त कर देगी। ठीक, तो ये हो गया आपका लोकसभा के बारे में। यानी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? तो हम लोगों ने पढ़ लिया लोकसभा अध्यक्ष, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया। और हम लोगों ने लोकसभा के बारे में भी विस्तार से पढ़ लिया। राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। हमने कहा था कि राज्यसभा का गठन अक्सर आता है प्रश्न परीक्षा में। तो 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन 13 मई 1952। लोकसभा की अधिकतम संख्या तो अभी कितनी है? 550। और अभी कितने हैं वर्तमान में? 543 अधिकतम हो गया और वर्तमान में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या हमने क्या बताया था? 250 और अभी कितने हैं? 245। खास बातें हमने ये बताई थी कि राज्यसभा का इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है, तो वहीं लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है? बाय द
डायरेक्ट इलेक्शन मेथड। भारत में वोट देने की एज कितनी है? 18 साल। पहले कितनी थी? तो पहले कितनी थी? 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा वोट देने की एज को 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संसद के सत्र के बारे में। संसद के सत्र, सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी सत्र की बात होती है तो संसद के कुल सत्रों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, 3 सत्र होते हैं, जिसमें कि पहला जो सत्र होता है उसको कहा जाता है बजट सत्र। ठीक है, दूसरा होता है उसको कहते हैं मानसून सत्र। जो तीसरा होता है उसको कहते हैं शीतकालीन सत्र या विंटर सीजन। यानी वर्ष का पहला सत्र हो गया बजट सत्र और वर्ष का आखिरी सत्र हो गया कौन सा? शीतकालीन सत्र। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इनके समय की बात करें तो इनका जो समय है बजट सत्र का, ये होता है फरवरी से मान के चलिए मई तक। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। ठीक है, अब इसमें जो पहला सत्र, अच्छा एक और चीज, एक आता है प्रश्न कि भाई संसद के जो सत्र हैं इनको बुलाता कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, संसद के सत्र को आहूत करते हैं भारत के राष्ट्रपति, और संसद के सत्र को सत्रावसान कौन करता है? तो सत्रावसान करते हैं, ये भी करते हैं भारत के राष्ट्रपति। यानी संसद के सत्रों को आहूत मतलब क्या होता है? उसको बुलाना। तो आहूत भी राष्ट्रपति करते हैं और सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं। अभी क्या होता है उस पर आएंगे। फिलहाल अब जो बजट वाला सत्र है, हमने कहा कि इसका समय कब से है? तो इसका समय है फरवरी से मई। पहली बात, बजट सत्र कब से होता है? फरवरी से मई। जो मानसून सत्र है इसका समय क्या है? जुलाई से कब तक? सितंबर तक। शीतकालीन आखिर में होता है, नवंबर से दिसंबर। अब कुल आपके कितने हो गए? तो 3 हो गए। अब हमने कहा कि जो पहला जो सत्र है उसको कहते हैं बजट सत्र। अब यहां पर देखते हैं बजट सत्र के बारे में। मैंने इसका समय क्या बताया था? तो मैंने कहा था कि ये कब से होता है भाई? फरवरी से लेकर के ये मई तक होता है। इसका समय भी आता रहता है, पूछता रहता है आपकी परीक्षा में। अच्छा, बजट सत्र में काम किसका होता है? बजट वगैरह का काम होता है। अब जो होता है बजट सत्र, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि बजट सत्र के प्रथम दिन, बजट सत्र के प्रथम दिन राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। यह प्रश्न आता है कब करते हैं भाई? तो नए वर्ष में बजट सत्र के प्रथम दिन राष्ट्रपति संसद को एड्रेस करते हैं। और उसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति? तो सरकार की जो बातें होती हैं उसको बताते हैं देश को। एक यहां से आता है प्रश्न कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो उत्तर क्या बता दोगे? संघ मंत्री परिषद के द्वारा। जो संघ की मंत्री परिषद है ये राष्ट्रपति के भाषण को क्या करती है? उसको तैयार करती है। यानी संसद में राष्ट्रपति जो स्पीच देते हैं उसे राष्ट्रपति स्वयं नहीं करते तैयार, उनका जो स्पीच है उसे कौन तैयार करता है? संघ की मंत्री परिषद तैयार करती है।
प्यारे साथियों, जो बजट सत्र है, इसमें देश का बजट आता है। इसका आरंभ होता है फरवरी में, अंत होता है कब? तो आपका मई में। अब एक प्रश्न यहां से पूछता है कि भाई संसद का कोई भी एक सत्र अधिकतम कितने दिन तक होना चाहिए या न्यूनतम कितना होना चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, ये निश्चित नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि संसद का एक सत्र अधिकतम और कम से कम कितना चलेगा, इसको संविधान ने तय नहीं किया है। अधिकतम या न्यूनतम कितना चलेगा, इसको संविधान ने तय नहीं किया है। संविधान कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली, लगभग फरवरी से मई तक होगा बजट सत्र। अच्छा, अभी अगर बात किया जाए तो भारत में जो बजट, आपका बजट आने का जो डेट है, इसको सरकार ने तय कर रखा है। 1 फरवरी के दिन भारत में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया बजट सत्र। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। देन जो दूसरा सत्र होता है उसको कहते हैं मानसून सत्र। मानसून सत्र। और हमने कहा कि तीसरा कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र। अब यहां पर एक और बात, शीतकालीन, ये जो होता है शीतकालीन सत्र, ये वर्ष का आखिरी सत्र होता है। ये वर्ष का आखिरी सत्र होता है। और हमने कहा कि जो बजट है, बजट सत्र है, हमने अभी आपसे कहा कि ये वर्ष का प्रथम सत्र होता है। यानी बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है और शीतकालीन वर्ष का आखिरी सत्र होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कहा कि बजट के जो संसद के सत्र हैं, इनको आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। बुलाना। तो कौन बुलाएगा बजट सत्र को? मतलब कोई भी सत्र को? तो राष्ट्रपति सत्रों को आहूत करते हैं। और अंत में क्या होता है? जब सत्र आपका होता है समाप्त, तो क्या होता है? सत्रावसान। ये भी कौन करता है? भारत राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? यानी सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति के द्वारा सत्र को इनवाइट किया जाता है और सत्र के अंत में राष्ट्रपति के द्वारा सत्र का अंत किया जाता है। उसी को कहते हैं सत्रावसान करना। अच्छा, सत्रावसान होने से पूर्व सदन से संबंधित अध्यक्ष जो होते हैं, वो अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अनाउंसमेंट करते हैं और उसके कुछ दिन के बाद राष्ट्रपति संसद का क्या करते हैं? सत्रावसान करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड है, एक आता है प्रश्न कि भाई संसद में स्थगन कौन करता है? स्थगन, तो इसमें क्या बता देना? संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति। संबंधित सदन के अध्यक्ष या उसके चेयरमैन। अच्छा, स्थगन क्या होता है? आहूत मतलब मैंने आपको बताया, आरंभ में सत्रों को इनवाइट करना। सत्रावसान मैंने आपको बताया, सत्र के अंत करना। और स्थगन, जैसे कि सत्र जब होता है रोज, है ना, प्रतिदिन, तो सत्र को क्या किया जाता है? कभी कभी शोरगुल होता है या ऐसा कुछ होता है, तो जो सदन के अध्यक्ष होते हैं वो कुछ समय के लिए, वो हो सकता है निश्चित काल के लिए या अनिश्चित काल के लिए, वो सदन को स्थगित कर देते हैं और इसे ही कहा जाता है स्थगन करना। तो स्थगन राष्ट्रपति का काम नहीं है। स्थगन किसका काम है? संबंधित सदन का कौन अध्यक्ष जो होगा वो स्थगन करेगा। यानी कि लोकसभा का स्थगन करेगा लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का स्थगन करेगा राज्यसभा का सभापति। यहां तक कोई दिक्कत है? प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न आता है कि भाई संसद के 2 सत्रों के बीच में, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना विलंब हो सकता है? तो इसका उत्तर है 6 मंथ, 6 महीना। संसद के 2 सत्र के बीच में
अधिकतम जो गैप होगा वो 6 मंथ का होगा, उससे अधिक का नहीं हो सकता। यानी अर्थात इस लाइन का मतलब क्या है कि वर्ष भर में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। वैसे तो होते 3 हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी अगर समस्या आ जाती हो, जब तीनों सत्र एक साथ अगर नहीं हो सकते तो यानी कि वर्ष भर में कम से कम 2 सत्र का होना अनिवार्य है। और अगर ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर होगा 6 मंथ। आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी संसद में विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। तो याद रखें, विशेष सत्र हर समय नहीं होते हैं, ये कभी कभी होते हैं। स्पेशल सेशन ये कभी कभी होते हैं, हर बार नहीं होते। यानी नियमित रूप से संसद के 3 ही सत्र होते हैं। कभी कभी राष्ट्रपति के द्वारा, अच्छा ये जो विशेष आपका सत्र है इसको कौन बुलाता है? तो इसको भी आहूत करते हैं भारत राष्ट्रपति। जैसे कि 2023 में 20 साल के बाद लगभग इस बार संसद में क्या बुलाया गया था? स्पेशल सेशन, जिसमें कि एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ, संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ये आपका पास किया गया इसी विशेष सत्र में। और इस अमेंडमेंट के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लॉ बना भारत में, जिस लॉ का नाम क्या था? याद रखना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। विशेष सत्र में विशेष काम हुआ। ऐतिहासिक एक ठुला बना भारत में जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसके थ्रू ये जो अधिनियम पास हुआ, इसके थ्रू संसद और राज्य विधानमंडल में, इसके थ्रू संसद और राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों को रिजर्व किया गया। महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित कर दिया गया। यानी अभी तक वुमेन का आरक्षण सिर्फ एक जगह था। प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर था वो? तो अभी तक महिला आरक्षण सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में था, स्थानीय शासन में था। अभी तक महिलाओं के लिए आरक्षण पूरे देश में केवल कहां पर था? स्थानीय शासन में। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए रिजर्व की गई। तो अगर पूछा जाए परीक्षा में भाई कि विशेष सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो उत्तर क्या बताओगे? भारत राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कभी कभी होता है, ये नियमित रूप से नहीं है। नियमित रूप से केवल कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति पीएम के एडवाइस पर संसद का क्या बुलाते हैं? स्पेशल सेशन बुलाते हैं। और याद रखना है आपको कि विशेष सत्र में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 पास हुआ। और इस एक्ट से भारत में क्या पास हुआ? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। सही है। और इसके थ्रू संसद और राज्य विधानमंडल में वुमेन्स के लिए 33% सीटों को रिजर्व कर दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर पूछा जाए कि संसद का एक सत्र अधिकतम या न्यूनतम कितना चलना चाहिए, तो क्या बताओगे? इज नॉट फिक्स्ड, ये निश्चित नहीं है। अगर पूछा जाए कि संसद के सत्र को आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान कौन करता है, तो भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर ये आ जाए पूछ ले कि भाई संसद के सत्रों का स्थगन कौन करता है, तो क्या बताओगे? कि संसद के सत्रों का स्थगन करते हैं संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति। कोई दिक्कत यहां तक? तो फिर आगे बढ़े हम लोग।
तो ये हो गया संसद के सत्र, और 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का से अधिक का विलंब नहीं होगा। आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे संसद की कार्रवाई की। संसद की कार्रवाई, प्यारे विद्यार्थियों, कार्रवाई की अगर बात होगी तो संसद की जो होती है कार्रवाई, ये शुरू होती है दिन में 11 बजे, यानी 11 से 12 जो पहला घंटा है संसद का, वो शुरू होता है 11 बजे और 12 बजे खत्म होता है। और इस पहले घंटे का नाम क्या होता है? इसको कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं इसको? क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल। यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भाई प्रश्नकाल कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या बता दोगे? यूके, ब्रिटेन के संविधान से हमने प्रश्नकाल को किया कॉपी। नाम ही है इसका प्रश्नकाल, यानी इस कालखंड में विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना और सत्ता पक्ष उसका उत्तर देती है। अब सबसे अधिक एक आया क्वेश्चन भाई कि प्रश्नकाल लिया कहां से गया है? तो क्या बताओगे कि प्रश्नकाल ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है या यूके से लिया गया। ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सदस्यों के द्वारा प्रश्न क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है और सत्ता पक्ष उसका उत्तर देती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नकाल में प्रश्न वही पूछेगा जिसने प्रश्न पूछने की पूर्व अनुमति ली हो, यानी कि तुरंत नहीं मिलेगा, कम से कम 8-10 दिन पहले, यानी कि पहले ही अनुमति लेना होगा अगर आप प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना अगर चाहते हैं तो। ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पूछा जाता है जिसको कहते हैं तारांकित प्रश्न, और एक को कहते हैं अतारांकित प्रश्न। अब देखिए, तारांकित जो प्रश्न होते हैं उसका मतलब क्या है? तारांकित का मतलब है कि जिस ऐसे प्रश्न जिनके आगे स्टार बने हैं उसका उत्तर पूछने वाले सांसद को, मेंबर को तुरंत ही चाहिए, लेकिन लिखित रूप में नहीं चाहिए, मौखिक रूप में चाहिए। यानी ऐसे प्रश्न जिनके आगे स्टार बने होंगे उसका उत्तर पूछने वाले को तुरंत चाहिए, लेकिन मौखिक चाहिए, लिखित रूप में नहीं चाहिए। और ऐसे प्रश्न जिनके आगे तारा ना बने हो, इसका अर्थ है कि प्रश्न पूछने वाले को उसका उत्तर मौखिक नहीं चाहिए, लिखित चाहिए, लेकिन बाद में चाहिए। यानी ऐसे प्रश्न जिनके आगे तारा बने होंगे उसका उत्तर पूछने वाले मेंबर को तुरंत चाहिए, लेकिन मौखिक चाहिए। और ऐसे प्रश्न जिनके आगे तारा नहीं बने हैं उनका उत्तर पूछने वाले मेंबर को बाद में चाहिए, लेकिन लिखित रूप में चाहिए। ठीक है बात। अब देखिए आगे चलते हैं। तो प्रश्नकाल लिया कहां से गया है? तो क्या बता दोगे? यूके से लिया गया है। और इसमें होता क्या है? तो विपक्ष के जो सांसद हैं ये सत्ता पक्ष से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, इसके बाद एक काल होता है जिसको कहते हैं शून्यकाल। 1 सेकेंड। अब हमने कहा कि एक होता है, उसके बाद जो कालखंड होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का समय आपका है, शून्यकाल का समय है 12 से 1 बजे तक। 12 से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। और शून्यकाल से एक आता है प्रश्न भाई कि शून्यकाल हमने लिया कहां से? तो ध्यान रखना, एक प्रश्न यहां से आता है भाई कि शून्यकाल
भारतीय संसदीय व्यवस्था की, भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है, एक अनोखी विशेषता है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, कहीं और नहीं पाई जाती। यानी कि शून्यकाल कहां का है? भारत का है। और कहते हैं कि शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न यहां से आता है कि भाई शून्यकाल हमने लिया कहां से? तो इसको ये नाम शून्यकाल किसने दिया है? भारतीय मीडिया ने। शून्यकाल नाम किसने दिया? भारतीय मीडिया ने। कालखंड होता है 12 से 1 बजे तक, और इसमें प्रश्न पूछने के लिए पूर्व अनुमति लेने की कोई नीड आपको नहीं है, तुरंत अनुमति ले सकते हैं आप। लेकिन प्रश्नकाल में पूर्व अनुमति लेने की सख्त आवश्यकता है, नहीं तो प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। तो शून्यकाल 1 बजे खत्म होता है, और जैसे ही शून्यकाल खत्म होता है संसद में लंच की छुट्टी हो जाती है। देन उसके बाद संसद पुनः 2 से 6 बजे तक कंटिन्यू होती है, जिसको कहते हैं सामान्य कार्रवाई। 2 से 6 तक संसद फिर चलती है। अच्छा, संसद 6 बजे के बाद भी आरंभ हो सकती है अगर देश को कोई आवश्यक काम पड़े, महत्वपूर्ण काम पड़े तब, और इसके लिए संबंधित सदन के जो अध्यक्ष हैं उनकी क्या करना है? अनुमति लेने की सख्त आवश्यकता होगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ें। तो 6 बजे संसद का सत्र क्लोज। अच्छा, जब भी सत्र की बात होती है तो एक यहां वर्ड आता है जिसको कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। कहते हैं ना बात बात हम लोग क्या करना? कोरम पूरा करना। तो एक वर्ड यहां पर भी है, कोरम या गणपूर्ति हिंदी में कहते हैं। कोरम कितना होता है? कोरम का एक तो मतलब यह है, कोरम का अर्थ क्या है? कोरम का अर्थ है कि भाई कम से कम कितने मेंबर आएंगे तो कार्रवाई चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो यहां पर उत्तर क्या है कि संसद के जो दोनों सदन हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, प्यारे विद्यार्थियों, दोनों का कोरम कितना है? 1/10। संसद के जो दोनों सदन हैं इनका कोरम कितना है? तो इनका कोरम है 1/10। यानी कि जितने, अच्छा 1/10 एक में नहीं, दोनों का अलग अलग, जो संसद के दोनों सदन हैं उनका कोरम कितना है? 1/10। यानी कि अगर बात करें तो राज्यसभा में कम से कम 1/10 लोग होंगे तभी राज्यसभा चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। अगर लोकसभा में भी टोटल मेंबर के 1/10 लोग आएंगे कम से कम तभी लोकसभा चलेगी। यानी इनका कोरम कितना है दोनों का? तो दोनों जो सदन है इनका कोरम है 1/10 और 1/10। ठीक है, तो कोरम हो गया बात। इसके बाद संसद में एक आता है प्रस्ताव जिसको कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। एक प्रस्ताव आता है जिसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रस्ताव कब आता है? तो यह प्रस्ताव आता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में क्या आता है? तो राष्ट्रपति की स्पीच के बाद संसद में आता है धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे पहली बात तो यह है
कि अविश्वास का प्रस्ताव लाता कौन है? तो ये लाता है विपक्ष। अविश्वास का प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष लाता है। कहां पर लाता है? तो उत्तर होगा लोकसभा में लाता है। और ये कैसे पास होगा? पहली बात तो ये तब आ सकता है जब विपक्ष के कम से कम 50 सांसद अपनी स्वीकृति दें। अपनी स्वीकृति दें, यानी जब तक विपक्ष के कम से कम 50 सांसद एक साथ कॉन्सेंट अपना ना दें, सहमति ना दें, तब तक अविश्वास आपका नहीं आ सकता। अच्छा, आता कहां है? तो मैंने कहा कि अविश्वास कहां पर आता है भाई? तो बताओगे लोकसभा में आता है। क्यों आता है? तो जब विपक्ष को लगे कि सरकार का संख्या बल यानी उसका बहुमत लोकसभा से खत्म हो गया, अगर विपक्ष को लगे कि सरकार का जो समर्थन है, विश्वास मत है, वो खत्म हो गया है, तब विपक्ष क्या लाता है? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक। अच्छा, अविश्वास के उत्तर में सत्ता पक्ष जो है वो क्या लाती है? तो वो लाती है विश्वास प्रस्ताव। ये कौन लाता है? तो ये लाती है सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष जो है ये लाती है विश्वास प्रस्ताव। अच्छा, ये क्यों आता है? तो अविश्वास के उत्तर में आता है कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। इसको सरकार इसलिए लाती है जब वो ये दिखाना चाहती है कि हमारा विश्वास है, सरकार के पास क्या है, जो आपका संख्या बल है पर्याप्त है। यानी जो पार्टी लोकसभा के अंदर कम से कम 272 या उससे ज्यादा सीट जिसको मिलेगा, सरकार उसी की बनती है। यानी जादवी आंकड़ा हम किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हम 272 को 272 जो आपका डिजिट है, इसको कहा जाता है लोकसभा में जादवी आंकड़ा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो और चाहे विश्वास प्रस्ताव हो, ये दोनों प्रस्ताव कहां पर आते हैं? याद रखना है, लोकसभा में। अविश्वास का भी प्रस्ताव और विश्वास का भी प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव कहां पर आते हैं? केवल लोकसभा में आते हैं, क्योंकि इसी से सरकारों का गठन होता है। इसलिए विश्वास हो चाहे अविश्वास हो, ये आपका कहां पर आता है? लोकसभा के अंदर आता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये हो गया, इसके बाद कुछ और भी चीजें। एक प्रश्न आता है कि भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का मेंबर नहीं होता किंतु संसद में जा सकता है, वहां अपनी बात को रख सकता है, किंतु वो संसद में वोट नहीं कर सकता? तो क्या बताओगे? क्या पूछा हूं कि भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद नहीं जा सकता, जो संसद नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद में जा सकता है, उपस्थित हो सकता है, अपनी बात को भी रख सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता? प्रश्न है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद में उपस्थित हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, किंतु संसद में वोट नहीं कर सकता? किंतु संसद में वोट नहीं कर सकता, तो उत्तर क्या दोगे इसका?
इसका उत्तर बस, अच्छा ऐसा पूरे भारत में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी ये एकमात्र व्यक्ति है जो संसद का मेंबर ना होते हुए भी संसद जा सकता है, अपनी बात वहां रख सकता है, लेकिन वोट उनको जो है वहां पे वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा है भारत का अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आता है यहां से कि भाई भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे संसद में अपनी बात कहां पर रखेंगे? तो राष्ट्रपति जब भी संसद जाएंगे तो ये अपनी बात रखते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन में। राष्ट्रपति अपनी बात कहां रखते हैं? तो क्या बता दोगे? संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अपनी बात को रखते हैं। अगर पूछा जाए कि संसद में प्राइम मिनिस्टर अपनी बात कहां रखते हैं, तो दोनों सदन में रखते हैं, बारी बारी से, दोनों सदनों में बारी बारी से। मतलब अगर यह पूछा जाए कि प्रधानमंत्री संसद में अपनी बात को कहां रखेंगे, तो क्या बताओगे? दोनों सदनों में बारी बारी से रखेंगे। मतलब कि पहले एक में रख लेंगे फिर दूसरे में जाएंगे। अगर पूछा जाए कि संघ के मंत्री अपनी बात कहां रखेंगे, तो इनके ये भी अपनी बात कहां रखेंगे? दोनों सदनों में बारी बारी से, क्योंकि ये संघ के मंत्री हैं। तो मंत्री भी अपनी बात दोनों में रखेंगे, पीएम भी दोनों में रखेंगे, और राष्ट्रपति जब भी रखेंगे तो वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को एड्रेस करते हैं। तो ये तो हो गई बात रखने की बात। अगर हम बात करें वोट देने की बात, तो राष्ट्रपति संसद में वोट अपना कहां देंगे? तो क्या बताओगे? जिस सदन के सदस्य होंगे, जिस सदन के सदस्य होंगे वहीं पर वोट देंगे। अब यहां पर एक बात देखो, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे दोनों में, लेकिन प्रधानमंत्री अपना वोट कहां देंगे? तो उत्तर क्या होगा? जिस सदन के वो मेंबर होंगे वोट केवल वहां देंगे। अब यही फार्मूला अप्लाई होता है संघ के मंत्रियों पर। जो संघ के मंत्री हैं ये भी वोट कहां देंगे? जिस हाउस के वो मेंबर होंगे। यानी मंत्री भी बात अपना दोनों में रखेंगे, लेकिन मंत्री भी पीएम की तरह किसी बिल पर वोट वहीं देंगे जिसके वो मेंबर होंगे। ऐसा, हाँ ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि पूरे भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, किंतु वो संसद के एक सदन का अध्यक्ष है और वोट भी दे सकता है? यानी एकमात्र ऐसा व्यक्ति बताइए जो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, लेकिन वो संसद में वोट देने का अधिकारी है। तो क्या बता दोगे? पूरे भारत में ऐसा बस एक ही व्यक्ति है प्यारे विद्यार्थियों, उसको कहते हैं उपराष्ट्रपति। क्या कहते हैं उसको? उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो हमने कहा कि यही राज्यसभा का सभापति होता है। यही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। यानी पूरे भारत में एकमात्र व्यक्ति है उपराष्ट्रपति जो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता, किंतु वो संसद में वोट दे सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना? हम लोगों ने जाना संसद के सत्र के बारे में, कार्रवाई के बारे में। अब अगर हम बात करें संसद में भाषा को लेकर कि संसद में भाषा कौन सी होगी, पहली बात तो ये है
कि संसद की भाषा की बात आर्टिकल नंबर 120 में किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें भाषा की, तो संसद में कोई भी सांसद हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को रख सकता है। हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को रख सकता है। कोई भी सांसद अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी बात रख सकता है, किंतु इसके लिए उसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी संबंधित सदन के अध्यक्ष या किससे, उनके हेड से, ठीक है, सभापति से। अब यहां पर एक बात और है कि संसद में क्षेत्रीय भाषा में बात को रखने का अधिकार है, लेकिन उसी क्षेत्रीय भाषा में बात रखने का अधिकार है जिसका वर्णन, जिस भाषा का वर्णन संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हो। ठीक, यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, और इन्हीं 22 भाषाओं में आप अपनी बात रख सकते हो और किसी में नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि ऐसी कौन सी भाषा है, भारत में ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, फिर भी उसमें बात रखा जा सकता है? तो क्या बता दोगे? वो भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी एकमात्र भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसका वर्णन उसमें नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अपनी बात को रखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो संसद की भाषा हो गई। और भाषा किस आर्टिकल में है? तो क्या बताएंगे कि संसद की भाषा आर्टिकल नंबर 120 में है। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, संसद में कुछ इंपॉर्टेंट समितियां होती हैं, उनकी बात करेंगे। यानी कि कल की जो क्लास होगी वो संसद, उसमें आपका पूरा खत्म हो जाएगा। देन उसका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है हम उसको शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसके पहले संसद पे ही 3 और मेरे लेक्चर हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो इसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें वो संसद की आखिरी क्लास होगी, उसमें पूरा हो जाएगा। फिर मैं उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनको करवा देंगे, फिर बात खत्म। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है राज्य, आपका राज्य का विधानमंडल, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन कर लेंगे। देन कोर्ट पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। जय हिंद,